हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलस्ट्रेट लॉ। यहाँ मैं आपको लीगल प्रोविजंस और केस लॉज वीडियोस, स्टिकर्स और जिफ्स के थ्रू समझाती हूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट सीधा आपकी पिक्टोरियल मेमोरी में सेव हो जाए। आसान शब्दों में जो चीज़ें हम सुनने की बजाय देख कर समझते हैं वो हमें लंबे टाइम तक याद रहते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। आज हम टैक्स लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम। व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम? इन इंडिया, सेक्शन 10 of the Income Tax Act 1961 talks about incomes that are not included in total income. In computing the total income of a previous year of any person, any income falling within any of the following clauses shall not be included, and number one is agricultural income, which means agricultural income is totally exempted from tax, यानी agricultural income पूरी तरह से tax free है। But wait, what counts as agricultural income? सेक्शन 2 सब क्लॉज 1A बेसिकली ये बताता है कि कौन सी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी जो जनरली इंडिया में टैक्स फ्री होती है। सेक्शन 2(1)A डिफाइंस एग्रीकल्चरल इनकम थ्रू 3 मेन कैटेगरीज। क्लॉज A, रेंट और रेवेन्यू। इसमें ये बताया गया है अगर आपके पास इंडिया में खेती की जमीन यानी एग्रीकल्चरल लैंड है और आपने उसे किसी और को रेंट पर दे दिया है तो उससे आने वाला पैसा एग्रीकल्चरल इनकम है। इसकी 2 कंडीशंस हैं, जमीन इंडिया में होनी चाहिए और वहां खेती होनी चाहिए। क्लॉज B ये हमें डायरेक्ट एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के बारे में बताता है, यानी इसमें इनकम जो कि लैंड से आती है उसके भी 3 प्रकार बताए गए हैं। डायरेक्ट फार्मिंग यानी खुद खेती करके फसल उगाने से जो पैसा आता है वो इनकम। प्रोसेसिंग यानी मंडी में बेचने लायक बनाने के लिए जो जरूरी काम किए जाते हैं जैसे कि क्लीनिंग, ड्राइंग, थ्रेशिंग, वो सब करने के बाद वहां से आने वाला पैसा। थर्ड, सेलिंग, अपनी फसल को बेचकर जो पैसा मिलता है वो इनकम। क्लॉज C टॉक्स अबाउट इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग्स, यानी खेती की जमीन पर बनी बिल्डिंग जैसे फार्म हाउस या गोडाउन, इनसे होने वाली इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है अगर वो बिल्डिंग जमीन के एकदम पास हो और वो रहने के लिए यानी ड्वेलिंग हाउस या स्टोर हाउस की तरह यूज हो रही हो। The proviso of this section talks about conditions for farm buildings. इस प्रोवाइजो में हमें बताया गया है कि हर बिल्डिंग टैक्स फ्री नहीं होगी। इसके 2 रूल्स हैं। लोकेशन, कि बिल्डिंग जमीन के पास होनी चाहिए। सेकेंड, रूरल और अर्बन रूल, अगर जमीन शहर यानी म्युनिसिपैलिटी के अंदर है या उसके बहुत करीब है पॉपुलेशन के हिसाब से 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर का रेडियस, तो उसे अर्बन माना जाएगा और वहां की बिल्डिंग इनकम पर टैक्स लग सकता है। सिर्फ रूरल एरिया या छोटे टाउन्स की बिल्डिंग ही इसमें आती हैं, यानी जो बिल्डिंग्स रूरल एरिया में है उनकी इनकम या उन बिल्डिंग्स को हम एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट करेंगे। जो शहर में बिल्डिंग्स हैं वो एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट नहीं है। सेक्शन 2(1)A डिफाइंस एग्रीकल्चरल इनकम थ्रू 3 मेन कैटेगरीज। नंबर 1, रेंट और रेवेन्यू, लैंड से आने वाला रेंट provided the land is in India and used for agricultural purposes. Number 2, agricultural operations, income from tilling the soil, sowing seeds and harvesting, जमीन पर की गई खेती से होने वाली इनकम, इसमें बीज बोना, सिंचाई करना और फसल काटना शामिल है। थर्ड, फार्म बिल्डिंग इनकम, income from a building like warehouse on the land used for storing crops, कृषि भूमि पर बनी ऐसी इमारत जैसे गोदाम या रहने का घर, इससे होने वाली इनकम जो खेती के काम के लिए जरूरी हो। अगर आपने मिट्टी के साथ मेहनत यानी फिजिकल लेबर की है और उससे पैसा कमाया है तो ही वो एग्रीकल्चरल इनकम में काउंट होगा। केस लॉ डिस्कस करने के पहले हमें कुछ बेसिक समझना बहुत जरूरी है कि टैक्स से रिलेटेड केसेस इनकी शुरुआत कहाँ से होती है। टैक्स के केसेस सीधे कोर्ट में नहीं जाते, उनका एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। जब हम टैक्स लॉ पढ़ते हैं तो रेवेन्यू का जिक्र भी होगा,
जिसका मतलब कोई एक इंसान नहीं बल्कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है। सबसे पहले एक असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम की जांच करता है। अगर उसे लगता है कि आपने टैक्स नहीं दिया है या कम दिया है तो वह एक ऑर्डर पास करता है, और उस असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के खिलाफ जब हमें अपील फाइल करेंगे तो क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद चलकर कोर्ट नहीं जा सकता, इसलिए उसे CIT यानी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिप्रेजेंट करता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद दी 6 लैंडमार्क केसेस जिन्होंने एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन को हमेशा के लिए क्लियर कर दिया। नंबर 1, बच्चा F गुजदार वर्सेस CIT बॉम्बे 1955। कंपनी का शेयर होल्डर होने का मतलब क्या होता है और जो डिविडेंड मिलता है क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है? आज का केस आपकी ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। बच्चा F गुजदार वर्सेस CIT बॉम्बे, ये केस एग्रीकल्चरल इनकम प्लस कंपनी लॉ कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देता है। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं। एक कंपनी है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करती है, मतलब फार्मिंग, प्लांटेशन एटसेट्रा। कंपनी की इनकम काफी हद तक एग्रीकल्चरल है। बच्चा F गुजदार यानी अपीलेंट एक टी कंपनी की शेयर होल्डर थी। कंपनी की 60% इनकम एग्रीकल्चरल थी। जब उन्हें कंपनी से डिविडेंड मिला तो उन्होंने दावा किया कि क्योंकि कंपनी की इनकम खेती से है, दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम है, इसलिए मेरे डिविडेंड का 60% हिस्सा भी टैक्स फ्री होना चाहिए। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड होती है टैक्स से, यानी टैक्स फ्री होती है। इस केस का सबसे बड़ा मुद्दा ये था, क्या शेयर होल्डर को मिला डिविडेंड एग्रीकल्चरल इनकम माना जा सकता है, या फिर क्या डिविडेंड एक अलग कैटेगरी की इनकम है जो टैक्सेबल है? क्या किसी एग्रीकल्चरल कंपनी द्वारा अपने शेयर होल्डर को दिया गया डिविडेंड एग्रीकल्चरल इनकम की श्रेणी में आएगा या नहीं? इस केस में असेसी यानी गुजदार ने ये आर्ग्यूमेंट दी, कंपनी की इनकम जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम है तो डिविडेंड भी उसी इनकम का ही हिस्सा है, तो लॉजिकली डिविडेंड भी एग्रीकल्चरल इनकम ही होना चाहिए। सोर्स एग्रीकल्चरल है तो इनकम भी एग्रीकल्चरल ही होगी। इस पर रेवेन्यू यानी CIT का आर्ग्यूमेंट ये था कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, शेयर होल्डर की एंटिटी कंपनी की एंटिटी से अलग है। शेयर होल्डर को जो मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है, और डिविडेंड का नेचर यानी इनकम फ्रॉम शेयर्स इज नॉट एग्रीकल्चरल। इनकम सोर्स का नेचर चेंज हो जाता है जब कंपनी के थ्रू पास होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दिए। नंबर 1, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी और शेयर होल्डर अलग होते हैं। कंपनी का इनकम शेयर होल्डर की डायरेक्ट इनकम नहीं होती। द कोर्ट सेड अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, द टी बिलोंग्स टू द कंपनी नॉट द शेयर होल्डर। सेकेंड, डायरेक्ट नेक्सस रिक्वायर्ड। एग्रीकल्चरल इनकम तभी होगी जब डायरेक्टली लैंड से आए, इनडायरेक्ट रिसीट थ्रू कंपनी अलाउड नहीं है। थर्ड, नेचर ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का नेचर यानी रिटर्न ऑन शेयर्स, नॉट एन इनकम फ्रॉम लैंड। नंबर 4, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। कंपनी के थ्रू आते ही इनकम का कैरेक्टर चेंज हो जाता है, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चरल बन जाता है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिविडेंड चाहे एग्रीकल्चर सोर्स से ही क्यों ना आए, शेयर होल्डर के हाथ में एग्रीकल्चरल नहीं होगा। डिविडेंड रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर इज नॉट एग्रीकल्चरल इनकम, देयरफॉर इट इज टैक्सेबल। सो यहाँ पर गुजदार दैट इज एपिलेंट का क्लेम रिजेक्ट हो गया। इन द एंड वी कैन कंक्लूड दैट शेयर होल्डर को मिला डिविडेंड कभी भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होता, भले ही कंपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट केस इज CIT वर्सेस बिनॉय कुमार साहस रॉय 1957। सिर्फ जंगल का नेचुरल ग्रोथ भी एग्रीकल्चरल इनकम हो सकता है, या फार्मिंग के लिए एक्चुअल मेहनत यानी फिजिकल लेबर जरूरी है? ये केस इस कंफ्यूजन को परमानेंटली क्लियर कर देगा। In CIT versus Binoy Kumar Sahas Roy 1957, Binoy Kumar यानी assessee had a vast forest of sal and piasal trees that grew naturally यानी spontaneous growth। इस फॉरेस्ट में कुछ ट्रीज नेचुरली ग्रो हो रहे थे
एंड ही परफॉर्म सम मेंटेनेंस लाइक वीडिंग एंड गार्डिंग। और कुछ एक्टिविटीज की जा रही थी जैसे कटिंग एंड सेलिंग ऑफ टिम्बर एटसेट्रा। उन्होंने फॉरेस्ट से आ रही इस इनकम के लिए कहा कि ये इनकम एग्रीकल्चरल है, इसलिए टैक्स फ्री होना चाहिए। इस केस में मेन इशू ये इन्वॉल्व था कि कैन इनकम फ्रॉम फॉरेस्ट ट्रीज और स्पॉन्टेनियस ग्रोथ बी कॉल्ड एग्रीकल्चरल इनकम। क्या फॉरेस्ट से आई इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है? स्पेसिफिकली क्या सिर्फ नेचुरल ग्रोथ से आई इनकम भी एग्रीकल्चरल हो सकती है या नहीं? इस पर असेसी का आर्ग्यूमेंट ये था, लैंड से इनकम आ रही है, ट्रीज लैंड का पार्ट है, इसलिए इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम कही जाएगी। लैंड इन्वॉल्व है तो इनकम एग्रीकल्चरल ही होगा। इस पर रेवेन्यू यानी सीआईटी का ये आर्ग्यूमेंट आया, सिर्फ लैंड होना सफिशिएंट नहीं है, ह्यूमन एफर्ट यानी कल्टीवेशन होना जरूरी है। नेचुरल फॉरेस्ट ग्रोथ इज नॉट एग्रीकल्चरल, नो एफर्ट नो एग्रीकल्चर। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक डिटेल टेस्ट दिया जो आज तक यूज होता है। नंबर 1, एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है? कोर्ट ने बोला एग्रीकल्चर सिर्फ लैंड होना नहीं बल्कि लैंड प्लस ह्यूमन स्किल यानी लेबर है। कुछ एक्टिविटीज आपको लैंड पर करनी ही पड़ेंगी। नंबर 2, द कोर्ट डिवाइडेड ऑपरेशंस इनटू 2 पार्ट्स। कोर्ट ने एग्रीकल्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। नंबर 1 बेसिक ऑपरेशंस एंड नंबर 2 सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है विच इंक्लूड्स प्लॉइंग, सोइंग, प्लांटिंग एंड वाटरिंग। ये डायरेक्टली लैंड पे किया जाता है। विदाउट दीज देयर इज नो एग्रीकल्चर। सेकेंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस, ये बेसिक ऑपरेशंस के बाद आता है विच इंक्लूड्स वीडिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग एंड सेलिंग। ये तभी एग्रीकल्चरल है जब बेसिक ऑपरेशंस भी हुए हों, यानी बेसिक ऑपरेशंस प्लस सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस इज इक्वल टू एग्रीकल्चरल इनकम। सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस डज नॉट अमाउंट टू एग्रीकल्चरल इनकम। नंबर 3, नेचुरल ग्रोथ वर्सेस कल्टीवेशन। अगर ट्रीज नेचुरली ग्रो हो रहे हैं यानी नो ह्यूमन एफर्ट नो कल्टीवेशन, तो ये एग्रीकल्चरल नहीं है। फॉरेस्ट का नेचुरल ग्रोथ इज नॉट इक्वल टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। नंबर 4, मिक्स्ड सिचुएशन। कोर्ट ने बोला अगर कुछ पार्ट नेचुरल है और कुछ कल्टीवेटेड है तो इनकम को बाइफरकेट करो। कल्टीवेटेड पार्ट एग्रीकल्चरल होगा और टैक्स फ्री रहेगा, नेचुरल पार्ट नॉन एग्रीकल्चरल होगा और उस पर टैक्स लगेगा। In the end, Supreme Court held that only if basic operations are performed on the land, it is agriculture. सिर्फ फॉरेस्ट से आई इनकम ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चरल नहीं है, उस पर ह्यूमन एफर्ट और कल्टीवेशन होना जरूरी है। इस केस में जहां प्रॉपर कल्टीवेशन नहीं था, दैट इज नॉट एग्रीकल्चरल। एग्रीकल्चरल इनकम के लिए लैंड के साथ ह्यूमन एफर्ट यानी कल्टीवेशन एसेंशियल है।